स्टूडेंट, जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। और आपने कहा, मैंने बनाया, आपने कहा था सर एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस में मदद कर दीजिए, तो ये रहा चैप्टर 9। ये चैप्टर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम बना रहे हैं, एक्सक्लूसिव वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो क्या है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी? इको फ्रेंडली तो हम जानते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, कोई कोई हार्म या इंजरी कॉज ना करे। कोई एग्जांपल दो। चलो मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर हमने फार्मिंग की जिसमें हमने कोई भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई भी फर्टिलाइजर या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, काउडंग लगाया, नेचुरल सीड लगाई और खेती कर ली, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। यह है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। मतलब जहां पर हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा हो, या उसके प्रोडक्ट या उसकी सर्विसेज क्या हो, हार्म करती हो एनवायरनमेंट को, नाम हो जाएगा इको फ्रेंडली। तो बात करेंगे कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्या है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कोई एक पर्टिकुलर रीजन के लोग द्वारा, कोई एक पर्टिकुलर नेटिव द्वारा बनाई गई है, जिसमें किसी बाहरी टेक्निक का, केमिकल का या लोगों का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो टेक्नोलॉजी विच इज डेवलप्ड बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और अ प्लेस, याद रखिएगा वो टेक्नोलॉजी भी इको फ्रेंडली रहेगी। तो आइए समझते हैं क्या है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी employed by the native inhabitant of a country which constitute an important part of its culture। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो वहां के कल्चर का पार्ट है एंड शुड देयरफॉर बी प्रोटेक्टेड, उसको हम एक्सप्लॉइट होने से बचाएंगे। अब भारत के लिए मैं अगर बात करूं, भारत के लिए तो हमारा देश पूरी दुनिया में अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए जाना जाता है। इंडिया अपने हैंडवर्क के लिए, क्राफ्ट वर्क के लिए, सिल्क वर्क के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो आज भी इंडियन सिल्क, इंडियन क्राफ्ट वर्क, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पूरी दुनिया में मशहूर है। तो सोचिए ये पहले जमाने से हजारों साल से चले आ रहा है सिल्क के काम करना। तो ये स्पिनिंग, वीविंग, टेक्सटाइल मेकिंग, खादी मेकिंग, ये इंडियन पहचान है ना। गांधी जी ने भी इसको प्रमोट किया था। तो बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं वीविंग की। तो वीविंग मतलब कपड़ा बनाना, बुनना, वीविंग कपड़ा बुनना। तो हमारे देश में हजारों साल से वीविंग चला आ रहा है, और वीविंग एक टेक्सटाइल मतलब कपड़ा बनाने वाली एक टेक्सटाइल का क्राफ्ट है। ठीक है, वीविंग में यार्न्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम थ्रेड कहते हैं, थ्रेड की जरूरत पड़ती है, जिसको इंटरलिंक करके, जिसको आपस में जोड़ के फैब्रिक या क्लॉथ बनाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे लेंथ करते जोड़ते हैं, तो मैं आपको समझाऊं कि इसमें दो तरह के थ्रेड्स की जरूरत पड़ती है। पहला थ्रेड होता है जो लंबा होता है, जिसे हम कहते हैं लेंथ वाइड, इसे हम कहते हैं रैप, क्या, WARP, वैर। और दूसरी थ्रेड चाहिए होती है जो साइड टू साइड चलती है, इन्हें वेफ्ट कहते हैं। मेरी भाषा में सुनो, उसको कहते हैं ताना और बाना, ताने बाने। देखना चाहते हो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे एक लंबी जा रही है लाइन, ये थ्रेड लंबे लंबे जाएंगे, सीधे सीधे जाएंगे। इन सीधे सीधे जाने वाले लेंथ वाइज को, इस लेंथ वाइज को कहते हैं WARP, वैर, वार्प या वैर। और दूसरे थ्रेड ऐसे जाते हैं, देखिए, हाँ अब आप देख पा रहे होंगे ना। तो ऐसे करके एक के ऊपर एक, अंदर नीचे, समझ गए ना, ऐसे जाते हुए थ्रेड्स हैं। इससे क्या होगा, इससे देखिए निटिंग वाले कपड़े बन जाएंगे। आप सोचिए, इमेजिन करिए बड़े से जगहों पे ऐसे हजारों थ्रेड्स जा रहे हैं, जो एक लेफ्ट, एक लेंथ वाइज जा रहे हैं और एक जा रहे हैं साइड टू साइड। इसी से बनता है कपड़ा। नहीं सोचा था कभी ध्यान से ना आपने। तो हमारे देश में दोनों ट्रेडिशनल वर्क भी अवेलेबल है और मॉडर्न भी है। पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल या एंशिएंट तरह की। वैसे हमारे हमारे देश में नहीं, दुनिया में कपड़ा बनाना स्टोन एज से आता है। कब से आता है? स्टोन एज, जिसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। दैट मींस स्टोन एज एक ऐसा युग जो लगभग 4000 साल पुराना है, जब लोगों ने पत्थर से जानवरों को मारना सीख लिया था। तब से इंसान जी, तब से इंसान को कपड़ा बनाना आ गया है। नाम है पैलियोलिथिक एरा। इसकी भी जानकारी हमारे पास है, इसके भी प्रूफ है हमारे पास। इसके न्यूलिथिक टेक्सटाइल्स को पाया गया है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में इसके सबूत मिले हैं। किसका यूज करते थे पहले जमाने में लोग? फ्लेक्स नाम के मटेरियल का। फ्लेक्स एक प्लांट प्रोडक्ट है,
फ्लेक्स का यूज करते थे, सबसे इंपॉर्टेंट फाइबर है ये, इजिप्ट के लोग यूज करते थे, नाइल वैली के लोग यूज करते थे, और इवन आफ्टर वुल, ठीक है ना। और क्या इसका एग्जांपल है, पहले वुमेन्स काम करती थी इस काम के लिए, बाद में स्पिनर्स आए और नए नए डिवाइसेस बने, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने में दो लोगों ने मदद की, इसमें दो नाम लूंगा। एक नाम लूंगा सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जॉन के। जॉन के ने क्या इन्वेंट किया, फ्लाइंग शटल, जिससे इंडस्ट्री में तेजी से टेक्सटाइल मिल बनाने का चलन आया, कपड़े बुनना आसान हो गया। बड़े बड़े लूम्स हुआ करते थे। लूम्स दो टाइप के होते हैं, कपड़ा बनाने वाली मशीन को लूम कहते हैं। एक हैंड लूम मतलब हाथ से चलाने वाली मशीन, जिसमें लेंथ वाइज और मैंने कहा ब्रेथ वाइज, लेंथ वाइज और साइड वाइज धागा बनाना होता है, वो हाथ से बनता है। आप बनारस में आएंगे, काशी में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे साड़ियां हाथ से बनती है, बड़ी महंगी साड़ियां होती हैं सिल्क की। कपड़े भी बनते हैं, खादी भी बनता है। और दूसरा है पावर लूम जो मशीन से चलता है। तो जॉन के ने इन्वेंट किया ये फ्लाइंग शटल, जिससे काम वीविंग का और आसान हो गया। और दूसरा जैकर्ड लूम, जैकर्ड लूम को बनाया गया 1801 में। ये दोनों ने एक तहलका मचा दिया, पावर लूम का काम आसान हो गया, कपड़ा बुनना बहुत इजी हो गया। और सिर्फ कपड़े कॉटन के बनते हैं, जवाब है नहीं। कॉटन के जो कि नेचुरल तरीका है वो भी बनते हैं, उसके बनते हैं, सिल्क के बनते हैं, वुल के, इन तीनों फाइबर से कपड़े बनते हैं। ये तीन मेन मटेरियल हैं कपड़े बनाने के लिए, समझ गए। बाद में BAST, बास्ट और लीफ फाइबर के भी कपड़े बनाए जाते थे। तो ये तो था पुराना टेक्निक। और अब मशीनाइजेशन आ गया, जैसे जैसे मशीन्स आने लगी ये टेक्निक और नए और बेटर आने लगी। आइए बात करते हैं, जब नेचुरल फाइबर की बात करते हैं तो क्या अंतर है। तो नेचुरल फाइबर, जब हम इंडिजिनस की टेक्निक की बात करते हैं और मॉडर्न टेक्निक, दोनों में क्या अंतर है। नेचुरल फाइबर यूज करता है तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जबकि आजकल मॉडर्न वीविंग में क्या हो रहा है, सिंथेटिक फाइबर यूज हो रहा है। सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल लूं, नायलॉन हो जाएगा। और अगर नेचुरल फाइबर का एग्जांपल लूंगा तो मैंने कहा कॉटन आ जाएगा, सिल्क आ जाएगा, ये सब नेचुरल फाइबर है। वुल आ जाएगा। अच्छा, इंडिजिनस वीविंग होती है जब लोग हाथ से वीविंग करते हैं, इसमें बिजली कम चाहिए होती है, पावर नहीं चाहिए होता है। जबकि मॉडर्न के लिए वीविंग के लिए टेक्निक चाहिए, पावर चाहिए। इंडिजिनस वीविंग जो हाथ वाली वीविंग होती है वो कम खर्चीली होती है, मैकेनाइज में बहुत पैसा लगता है। इंडिजिनस वीविंग में नेचुरल कलर का इस्तेमाल करते हैं, मॉडर्न वीविंग में सिंथेटिक कलर का यूज करते हैं। इंडिजिनस वीविंग स्लो होती है और मॉडर्न वीविंग बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वो मशीन्स होती है, वहां पे कई दिनों का काम कुछ घंटों में हो जाता है। चलो बहुत सारा एग्जांपल हो गया। अब आते हैं स्टडी ऑफ फिशिंग टेक्नोलॉजी। अभी तक तो आपने टेक्सटाइल का एग्जांपल से समझा कि क्या क्या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अब फिशिंग की बात करते हैं। तो फिशिंग भी स्टोन एज से जानी जाती है, ऐसा नहीं है आज हमने करना फिशिंग सीखा। स्टोन एज से हमें फिशिंग करने आ रही है। और उस समय स्पीयर का यूज करते थे, भाला जिसे बोलते हैं ना, स्पीयर मतलब भाला। आपने देखा होगा फिल्मों में भाला होता है, लंबा सा होता है, आगे से नुकीला सा होता है, भाला। हाँ वो भाला। हुक का इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग नेट का इस्तेमाल करते हैं। पर आजकल मैंने कहा हैंड फिशिंग भी चलती है। हैंड फिशिंग तो मतलब हाथ से मछली पकड़ लो। हाँ, कुछ मछुआरे हाथ से ही मछलियों को जंप मार के पकड़ लेते हैं, बड़ी मछलियों को। स्पीयर फिशिंग मैंने बता ही दिया, ये भी पुराना टेक्निक है। अब ये सब तो पुरानी टेक्निक है। अब नई जो टेक्निक आ रही है वो बहुत खतरनाक है। नई टेक्निक में फिशिंग को नए नए मशीनों से कैप्चर कर रहे हैं। पहले ये ट्रेडिशनल मेथड के कुछ फायदे दे बताते हैं। तो इंडिजिनस मेथड, जो पुराने मेथड है, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम को कम नुकसान पहुंचाते हैं। फिश कैच होती है पर कम फिश कैच होती है, फिश पॉपुलेशन बहुत जल्दी से घटती नहीं है। तो ये बुरा नहीं है, अच्छा मेथड है। पर मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो बहुत खतरनाक है। इनमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिशिंग। एक बिजली के करंट से मछलियों को स्टन कर देते हैं, शॉक कर देते हैं, फिर मछलियां पकड़ लेते हैं। सोचिए कितना गंदा टेक्निक है, मछलियों को झटका दे करके पकड़ते हैं। दूसरा है ड्रेजिंग। एक बड़ा सा डिवाइस होता है ड्रेजिंग, जो पानी के अंदर, समुद्र में और इवन नदी के नीचे चलता है डिवाइस, और अंदर ही अंदर क्या करता है, सारी चीजों को खोच लेता है, क्या खींच लेता है अपने अंदर। पर इससे क्या होता है, फिशेस के साथ ऑयस्टर, स्कैल्प्स, सी कुकुम्बर, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स भी मारे जाते हैं।
वहां पे जो पाए जाने वाले कोरल्स हैं जो इकोसिस्टम के लिए जरूरी है वो सब मर जाते हैं। मतलब फिशेस के साथ और बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ही खराब सिस्टम है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग करना मतलब अंडरग्राउंड डिगिंग करना, जहां पर समुद्र या नदी का जो बेड है उसको ड्रिग कर लेना, बाहर निकाल देना। और क्या यूज कर रहे हैं आजकल लोग? हार्वेस्टिंग मशीन यूज कर रहे हैं, जिसमें पंप कर रहे हैं बड़ा सा पानी बाहर निकालने, साथ में मछली भी पानी के साथ बाहर निकल आ रही है। और तो सबसे गंदा टेक्निक है एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करना। बम फोड़ दे रहे हैं, एक्सप्लोजिव फोड़ दे रहे हैं, बड़े से बड़े डायनामाइट जला दे रहे हैं। कहां? समुद्र में। इससे क्या हो रहा है? मछलियां मर जा रही हैं। पर क्या लगता है सिर्फ वही मछलियां मरेंगी जो आपको चाहिए? अरे वो मछलियां जो आपको पकड़नी नहीं थी, बेबी मछली, हाँ, या वो फिशेस जो अभी अभी और काम की थी, वो भी मारी जा रही है। और कोरल्स भी मारे जा रहे हैं। ट्राउलिंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े बड़े फिशेस की लाइंस होती हैं जो सी फ्लोर के अंदर जाकर क्या करती हैं, नेट्स के द्वारा उन 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 ऑर्गेनिजम्स को भी कैच कर लेती है जो जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं बाय कैच। मतलब एक्स्ट्रा चीजें कैच हो जा रही है, जिस मछली को पकड़ना है उसके अलावा कोरल्स भी और दूसरे काम के ऑर्गेनिजम्स भी कैच हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। आइए बात करते हैं अब पावर सेक्टर की, मतलब बिजली के सेक्टर की। पहले बात करते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज की। अगर हम बिजली बनाने के लिए कोल का, पेट्रोलियम का, फ्यूल वुड का, पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? कन्वेंशनल पावर, ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्मल पावर प्लांट्स मतलब वो बिजली के पावर प्लांट्स जहां पर स्टीम प्रोड्यूस करके बिजली पैदा कर जाती है। आपको माला ही है, इंडिया में मोर देन 70% ऑफ पावर जनरेशन आज भी थर्मल पावर प्लांट से हो रही है। थर्मल पावर प्लांट्स में बुराई यही है कि ये बहुत सारा धुआं पैदा करते हैं, बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं। इससे जो वेस्ट हीट निकलती है आसपास के वाटर बॉडीज में डाली जाती है और वहां पर यूट्रिफिकेशन हो रहा है। यूट्रिफिकेशन मतलब होता है उसके पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। वहां के पानी का ऑक्सीजन लेवल कम होने से वहां पर एल्गल ग्रोथ बढ़ रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या हो रहा है, जब ये थर्मल पावर प्लांट्स फ्यूल जलाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे जहरीली गैस निकलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर, ये बहुत सारी गैस निकलती है जो कि ग्रीन हाउस कॉज करती है, अर्थात हमारी धरती का टेम्परेचर राइज करती है। और क्या इफेक्ट होता है, जब यहां बहुत सारा कोल बर्न होगा, फ्यूल वुड बर्न होगा, तो उससे निकलेगा फ्लाई ऐश, उड़ने वाला ऐश, फ्लाई ऐश। ये सस्पेंडेड पार्टिकल होता है, इससे सॉइल भी खराब होती है और हमारी हेल्थ भी खराब होती है। मरकरी और अदर मेटल्स भी ये निकल रहे हैं इन सारे पावर प्लांट से, तो बहुत नुकसान है। अब यूज करते हैं क्या? नई टेक्नोलॉजी, नाम है क्लीन टेक्नोलॉजी। एक क्लीन कोल आ रहा है मार्केट में। सर ये कैसा कोल है? साफ सुथरा कोल। हाँ हाँ, साफ सुथरा कोल। क्यों? क्योंकि ये जब बर्न होता है तो ज्यादा बर्न होता है, इसमें हार्मफुल जो सल्फर था वो रिमूव हो चुका है। इसका नाम है क्लीन कोल। एक ऐसा कोल जिसे केमिकली क्या कर दिया गया है, वॉश किया गया है मिनरल से, और इसके अंदर से इंप्योरिटीज निकाल दी गई है। ज्यादातर इन कोल को हम लोग गैसिफाइड कर देते हैं, मतलब कोल गैस में कन्वर्ट कर दिया। कोल नहीं है, कोल गैस है। तो ये जल्दी बर्न भी होता है और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है, वेस्ट नहीं निकलता है। समझ गया ना? जो इसमें वेस्ट निकलने वाली पदार्थ था उसको हटा कर दिया गया है। नाम है क्लीन कोल, साफ सुथरा कोयला। मतलब काला है पर दिल वाला है। जोक सपाट। मतलब एक ऐसा कोल जो कि क्लीन है, नेचुरली क्या कर रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और क्या रास्ता है? कहते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो एनर्जी के सोर्स जो अब नुकसान नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सोर्स ऑफ एनर्जी जहां हम क्या करेंगे, अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल से बचेंगे। मतलब ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जहां पर हमारे एनवायरमेंट को नुकसान ना हो। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करिए, सोलर पावर का इस्तेमाल करिए, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना? बात करते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के अंदर, वो टेक्नोलॉजी जो हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। ऑब्वियस बात है, हम अगर चाहते हैं हमारी ग्रोथ हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, जो आने वाली जनरेशन के लिए भी हो, तो आपको इको फ्रेंडली यूज करना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे, बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं निकलेंगे, वेस्टेज भी नहीं होगा। ये तो एडवांटेज मैंने डिस्कस कर ही लिया है ना। अब कुछ एग्जांपल्स, जैसे हम अपने वेस्ट को रिसाइकिल कर लें, वेस्ट वाटर हो, वेस्ट पेपर हो, क्या करें, वेस्ट मेटल्स हो, रिसाइकिल कर लें। और तो और पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, बायोगैस प्लांट्स का इस्तेमाल करें ताकि फार्म वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ये सब क्या हो जाए, मीथेन में कन्वर्ट हो जाए, बायोगैस में कन्वर्ट हो जाए। और क्या करें, हो सके तो सीएफसी का इस्तेमाल ना करें। सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
एक जहरीली गैस होती है जो रेफ्रिजरेंट्स में यूज होती है, एरोसॉल्स में यूज होती है, इसका यूज करना बंद कर दें क्योंकि ये ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है ना, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बायो फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स स्पेशली केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फायदा क्या मिलने वाला है? अगेन पॉल्यूशन नहीं होगा, एनवायरमेंट खराब नहीं होगा। बुराई क्या है? मैंने कहा बस बुराई यही है इस अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी की या अल्टरनेटिव तरीके के इस्तेमाल करने की कि इनकी इंस्टॉलेशन का कॉस्ट बहुत हाई है। अब सोलर एनर्जी के लिए सोलर कुकर चाहिए, सोलर प्लांट चाहिए, सोलर सेल्स चाहिए, ये महंगे हैं। विंड पावर के लिए विंड टरबाइन चाहिए, वो महंगी है। तो इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट विंड उस जगह की चाहिए, उस हिसाब से ये काम करेगा। अब आप सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं जहां पे धूप ही नहीं पड़ती है, तो सोलर प्लांट लगाने के क्या फायदा होगा? सोलर एनर्जी काम करेगी वहां पर? आप विंड मिल वहां लगा दीजिए जहां विंड चलती ही नहीं है, क्या फायदा होगा? तो जहां पे विंड की स्पीड कम से कम 20 किलोमीटर पर आवर हो, वहीं पे विंड मिल काम करेगी। बायोगैस एक ऐसी गैस जो कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन के एब्सेंस, जिसे हम कहते हैं डिग्रेड होकर प्रोड्यूस होगी। जैसे मैंने बताया था गोबर गैस प्लांट। गांव वाले क्या कर सकते हैं? जो गांव में काउडंग निकल रहा है, स्लरी निकल रही है, फार्म वेस्ट निकल रहा है, अदर एनिमल वेस्ट निकल रहा है, हाँ पेड़ पत्ती वो सब सड़ी गली चीजें, क्या करते हैं? एक बड़े से गड्ढे को डिग करके वहां डाल देते हैं और उस गड्ढे को ऊपर से बंद कर देते हैं, यस कंप्लीटली क्लोज कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन न मिल सके वहां। बायो एनएरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। एक बहुत ही स्मेल करने वाली एक गैस पैदा करते हैं जो कि एक बहुत अच्छा फ्यूल होती है। हम इसे गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। ठीक है ना, किससे बनी होती है गोबर गैस बायोगैस? मीथेन से बनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। तो उसको बनाना बहुत आसान है। फायदा क्या है? मैंने कहा इको फ्रेंडली है, लो कॉस्ट है, पॉल्यूशन भी नहीं होगा। आपको जो बचा हुआ प्रोडक्ट निकलेगा अर्थात बायोगैस बनने के बाद जो बचेगा उस डाइजेस्टर टैंक में, उस बायोगैस प्लांट में, वो भी खेतों में काम आ जाएगा क्योंकि वो खाद बन जाएगा। और क्या फायदा है देखें, रेसिड्यू मैंने बताया, बायोमैन्योर बन जाएगा। अब आता है सोलर एनर्जी अर्थात सन का यूज करना। हम तो जानते ही हैं सन हमेशा रहेगा, धूप हमेशा रहेगी, इस्तेमाल करो। इसीलिए सोलर पावर प्लांट्स लग रहे हैं आजकल, सोलर कुकर लग रहे हैं, सोलर डिवाइसेस लग रहे हैं बिजली के लिए, है ना। एक सोलर सेल होती है जिसे हम फोटोवोल्टाइक सेल करते हैं, वो सन की लाइट को करंट में चेंज कर देता है ना। पहला सोलर सेल किसने बनाया था? देखिए नाम याद कर लीजिए, चार्ल्स फिट्स। चार्ल्स फ्रिट्स पहला सोलर सेल बनाया था 1880 में। क्या फायदा है? मैंने बताया ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स हो रहा है, फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनवायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं होने वाला है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन क्या हो जाएगा? घर का कम हो जाएगा, क्या कहते हैं, बिजली की बचत होगी घरों में। इसीलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है आजकल? रूफ टॉप सोलर से लगवा रही है, हर घर क्या कर रही है गवर्नमेंट? क्या कर रही है? प्रमोट कर रही है। बस बुराई यही है कि इसको लगाने का कॉस्ट हाई है। भाई सोलर प्लांट लगाना, सोलर सेल लगाना अपने घर पे छत पे, वो बहुत कॉस्टली है। लगभग 1 किलोवाट के लगाने का कीमत लगभग 50,000 है। मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसी के अप्रोक्सीमेट है। तो सोचिए हमारे घर में तो कम से कम 5 किलोवाट की जरूरत है, तो 2.5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है ना, तो कॉस्टली है सोलर इलेक्ट्रिक एनर्जी लगाना, थोड़ा कॉस्टली है। सनशाइन जहां होगी वहां ये काम करेगा। सोलर सेल के लिए काम करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए। दूसरा क्या है? विंड एनर्जी है। अगेन विंड टरबाइन या विंड मिल का इस्तेमाल करना। एक दो क्या करेंगे, विंड टरबाइन लगाएंगे तो नहीं काम चलेगा, विंड फार्म चाहिए, एक नेटवर्क ऑफ विंड एनर्जी चाहिए। ठीक है ना। तो विंड फार्म में क्या होता है? ग्रुप ऑफ विंड टरबाइंस होती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है। ठीक है ना। लार्ज विंड फार्म में हजारों, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स क्या हो जाएंगे? विंड टरबाइन लगे होंगे। ज्यादा बेटर कहां है? मैंने कहा समुद्र के किनारे। और सबसे ज्यादा कहां पर है? यूएस हैज द लार्जेस्ट। कौन? अमेरिका। अमेरिका के पास लार्जेस्ट ऑनशोर विंड फार्म्स हैं। इंडिया ने भी बहुत तेजी से विंड फार्म प्रोजेक्ट बढ़ा दिया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या फायदा है? मैंने कहा इसके लिए कोई फ्यूल नहीं चाहिए, विंड एनर्जी के लिए कोई जलाने की जरूरत नहीं होती है, एयर पोल्यूशन भी नहीं होने वाला है, एनवायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाने वाला है, फॉसिल फ्यूल्स आपके जलने वाले नहीं है। ये तो आप जानते हैं। बुराई बस मैंने कहा अगेन, इसके इंस्टॉलेशन के लार्ज एरिया चाहिए, हैवी कॉस्ट लगने वाला है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है? जो एग्रीकल्चर लैंड है जहां इस्तेमाल होगा। एक प्रॉब्लम और है, जहां विंडमिल चलेगी वहां पर बर्ड्स और बैट्स, बर्ड चिड़ियाएं उड़ेंगी, विंडमिल से टकराएंगी, बेचारी मारी। आइए एक और
हेडिंग है, नाम है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब ये क्या नया चीज है? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिससे इन्वायरमेंट पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है, मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी खोल रहा है, फैक्ट्री खोल रहा है, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कंपनी खोल लीजिए। पर आप पावर प्लांट लगाने वाले हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोलने वाले हैं, आप रिफाइनरी लगवाने वाले हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाने वाले हैं, तो आपको लेना पड़ेगा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट एनालिसिस करवाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नोटिस जारी किया। क्या नोटिस जारी किया? कि हम EIA करवाएंगे, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट कराएंगे। किन के लिए अलाउड है? सिर्फ 30 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, सबको नहीं कराना है, सबको नहीं कराना है, सिर्फ 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसका इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, उनको कराना है। क्या होता है? तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट एक एक्टिविटी है जो डिजाइन की गई है पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि क्या इंपैक्ट होगा उस एक्टिविटी का इंसानों की हेल्थ पर और इकोसिस्टम पर। अगर कोई ऐसा काम हम करने वाले हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाने वाले हैं जिससे एनवायरनमेंट को बहुत बैड इंपैक्ट पड़ने वाला है, एनवायरनमेंट खराब होने वाला है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं करने देगी उस एक्टिविटी को। आइए समझते हैं कैसे काम करता है। 2 स्टेजेस हैं इसके अंदर। पहला है इनिशियल एनवायरनमेंट असेसमेंट, मतलब शुरुआत में जांचना कि आपकी इंडस्ट्री या आपकी फैक्ट्री जो आप लगाने वाले हैं उसको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दें कि ना दें। अगर वहीं पे स्क्रीनिंग करके आपको देना मना कर देंगे तो काम खत्म, और नहीं तो क्या होगा? आपका एनवायरमेंटल असेसमेंट प्रोसेस चालू होगा। स्टेज 1 अगर आप पार कर गए स्क्रीनिंग तो आएगा। इसमें क्या होगा? मैंने कहा ये कंपलसरी होता है, ये प्रोजेक्ट 30 कामों के लिए। अगर आप थर्मल पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, क्रूड ऑयल रिफाइनरी करना चाहते हैं, केमिकल कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आयरन एंड स्टील का प्लांट लगाना चाहते हैं, माइनिंग का काम करना चाहते हैं, रेडियो एक्टिव डिस्पोजल का काम, इन सारे कामों में जहां पर एनवायरमेंट को खतरा है, ह्यूमन लाइफ को खतरा है, उनके लिए ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कराना। क्या करते हैं? मैंने बताया ये लोग चेक करते हैं, इंप्लीमेंटेशन चेक करते हैं, चेक करते हैं प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं है। आइए कैसे करते हैं। पहला स्टेप है स्क्रीनिंग, मतलब जांचना। इसमें चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट EIA के अंदर है कि नहीं है। दूसरा स्कोपिंग, मतलब ये डिसाइड करना कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, कितने टाइम के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका इंपैक्ट जानना, इस प्रोजेक्ट को लगाने पे इंसानों पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, और उसका मिटिगेशन, मतलब अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो उसको कैसे इंपैक्ट को दूर किया जा सकता है, कैसे उस इंपैक्ट से बचा जा सकता है। 5वां स्टेप रिपोर्ट करना, मतलब एक रिपोर्ट तैयार करना कि ये प्रोजेक्ट बनने दिया जाए कि नहीं। फिर रिपोर्ट के बाद क्या होगा? रिव्यू होगा, अर्थात एक कमिटी बैठेगी जो उसको जांच करेगी, फिर वो कमिटी डिसीजन लेगी और लास्ट में डिसीजन लेने के बाद वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। फिर मॉनिटरिंग होगी, फिर चेक होगा, फिर उसके लिए स्टैंडर्ड सेट होंगे, ये जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाया गया था सही है कि नहीं। तो इतना आसान नहीं है। तो क्या करती है EIA? क्या एडवांटेज है EIA का? मैंने कहा EIA इंपैक्ट चेक करती है किसी भी प्रोजेक्ट का, लोकल लोगों पर क्या हो रहा है, वहां के एनवायरमेंट पे क्या हो रहा है, और ये चेक करती है कि कहीं एनवायरमेंट को हार्म तो नहीं कॉज करेगा। अगर कॉज करेगा तो उसका सोल्यूशन भी उसी प्रोजेक्ट को देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो लोगों के अंदर समझ लाती है। थोड़ा प्रॉब्लम क्या है EIA का? ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, और अगर एक्सपर्ट्स नहीं होंगे तो ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है ना? तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड, यस, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपने लेसन वीडियोस पूरा ध्यान से देखा होगा तो आप अपने वर्ड्स में भी आंसर बना लेंगे। हाँ, इसकी सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, कंसेप्ट समझना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉइंट्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स से अधिक कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो पॉइंट्स भली 8 या 10 दिए हुए हैं, आप 3 से 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और कोई भी लेसन समझना हो तो बस चैप्टर का नाम लिखो और लिख दो बाय सर, बाय।